Hey everyone, Namaste. So we are continuing with our income tax series for the assessment year of 25-26. आज हम इनकम फ्रॉम सैलरी का थर्ड पार्ट करेंगे जिसमें हम परक्यूसिट्स पढ़ेंगे. तो अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेक श्योर टू हिट द सब्सक्राइब बटन एंड प्रेस द बेल आइकन. सो टुडे विल बी टॉकिंग अबाउट द परक्यूसिट्स या फिर शॉर्ट में जिसको हम बोलते हैं पर्क्स. अभी क्या होता है, वैसे मैंने आपको ये इंट्रोडक्शन वाले लेक्चर में बताया था. अगर आपने नहीं देखे हैं ना पीछे के लेक्चर्स, तो उसका लिंक पूरी प्लेलिस्ट का मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, आप पहले वो भी देख सकते हो. ठीक है. अब पर्क्स क्या होते हैं, हमने पढ़ा था कि सैलरी के कंपोनेंट्स में बेसिक सैलरी होती है. बेसिक सैलरी के बाद हमने अलाउंसेस के बारे में सब कुछ पढ़ लिया कि अलाउंसेस क्या होते हैं, कितने टाइप के होते हैं, कौन कौन से होते हैं. तो अलाउंसेस में हमने एक चीज़ पढ़ी थी ना कि ये हमें हमेशा मॉनेटरी फॉर्म में मिलते हैं, पैसे के फॉर्म में मिलते हैं. जैसे कि हाउस रेंट अलाउंस, मेडिकल अलाउंस, डियरनेस अलाउंस एट्सेट्रा. बट जो पर्क्स होते हैं, पर्क्स भी एडिशनल बेनिफिट्स होते हैं सैलरी के ऊपर, बेसिक सैलरी के ऊपर. बट ये हमें डायरेक्ट बेनिफिट के फॉर्म में मिलते हैं, ना कि पैसे के फॉर्म में. ठीक है. अब आगे धीरे धीरे देखते हैं तो आपको बेहतर समझ में आएगा. The term perquisite is derived from the Latin word perquisitism, which means any casual emolument or benefit attached to an office or position. In the context of income tax, perquisites are benefits or amenities provided by the employer to the employee. जाहिर सी बात है, employer employee को provide करता है कुछ amenities in addition to salary और wages. देखो, अब एक वर्ड पे फोकस करना है, बेनिफिट्स और एमिनिटीज़. मतलब डायरेक्ट बेनिफिट मिलता है आपको, पैसे नहीं दिए जाते उस बेनिफिट के, डायरेक्ट बेनिफिट दिया जाता है. ठीक. मैं आपको एग्जांपल देती हूँ. अलाउंस में हमने पढ़ा था एचआरए क्या होता है, हाउस रेंट अलाउंस. मतलब कि आप एक रेंटेड अपार्टमेंट में रह रहे हो, रेंटेड घर में रह रहे हो, और उसके रेंट पे करने के लिए आपको एक मॉनेटरी अलाउंस दिया जा रहा है. अब यही आपको अलाउंस ना पे करके सीधे सीधे एक रेंट फ्री अकोमोडेशन दे दी जाए, मतलब कि आपको रहने की जगह दे दी जाए जिसका आपको रेंट नहीं पे करना, या फिर बहुत मार्जिनल, बहुत मिनिमम रेंट पे करना है. तो एचआरए क्या हो गया, ये अलाउंस हो गया आपके लिए, और रेंट फ्री अकोमोडेशन क्या हो जाएगा, पर्क हो जाएगा, परक्यूसिट या पर्क हो जाएगा. ठीक है. कहने का क्या मतलब, जब भी आपको कोई चीज़ मॉनेटरी फॉर्म में अलाउंस के लिए मतलब मॉनेटरी फॉर्म में मिल रही है, देन दैट इज़ कॉल्ड एन अलाउंस. लेकिन अगर वही चीज़ आपको डायरेक्ट एज अ बेनिफिट मिल रही है, देन उसको क्या बोलेंगे, पर्क बोलेंगे. ठीक है. अब देखिए पर्क कितने टाइप के होते हैं. तो पर्क हमारे पास 3 टाइप के हैं. यहाँ पे एक एक करके देखते हैं. पहले आपके टैक्स एग्जेम्प्टेड परक्यूसिट, सेम वही अलाउंस में हमने भी पढ़ा था कि उसमें भी एक फुली टैक्सेबल, एक पार्शली टैक्सेबल, तो वैसा ही है कुछ. ठीक है. तो टैक्स एग्जेम्प्टेड परक्यूसिट्स में क्या होता है, सम ऑफ द फ्रिंज बेनिफिट्स लाइक कंपनी प्रोवाइडेड लैपटॉप्स एंड कंप्यूटर्स, एम्प्लॉय प्रोवाइडेड रिफ्रेशमेंट्स ड्यूरिंग ऑफिस आवर्स. मतलब अगर आपकी कंपनी ने, कई कंपनीज होती है ना, लैपटॉप वगैरह प्रोवाइड करती हैं, कंप्यूटर प्रोवाइड कर रही हैं, या ऑफिस आवर्स में रिफ्रेशमेंट प्रोवाइड कर रही हैं, ये सारी चीज़ें क्या होती हैं, टैक्स एग्जेम्प्टेड होती हैं. अच्छा, रिफ्रेशमेंट में ना सिर्फ स्नैक्स आते हैं, मील्स नहीं आती, मतलब आपका लंच और डिनर नहीं इंक्लूड होता, उसकी बात हम आगे करेंगे. ये सब क्या होता है, नॉन टैक्सेबल होता है. इसको छोड़ के और भी कुछ कुछ एमिनिटीज़ मिल सकती हैं, जैसे कि टेलीफोन या मोबाइल का बिल पे किया जा रहा है आपका, एम्प्लॉयर का जो कॉन्ट्रीब्यूशन है पीएफ में, प्रोविडेंट फंड में, ये सारी चीज़ें हो गई आपकी. फ्री मेडिकल बेनिफिट्स कुछ कुछ मिल रहे हैं, ये सारे आपके टैक्स एग्जेम्प्टेड परक्यूसिट्स हैं. ठीक. नेक्स्ट आते हैं टैक्सेबल परक्यूसिट्स में, मतलब जिस पे पूरा पूरा आपका टैक्स लग रहा है. तो ये क्या होते हैं, अगर आपको वाटर या इलेक्ट्रिसिटी, मेडिकल एक्सपेंस रीइंबर्समेंट, रेंट फ्री अकोमोडेशन, गैस सप्लाई एक्सेट्रा, ये सारे आपके टैक्सेबल परक्यूसिट्स होते हैं. अब टैक्स कैसे लगता है, कितना लगता है, ये हम आगे बात करेंगे. रेंट फ्री अकोमोडेशन मैंने अभी बताया. मेडिकल एक्सपेंस रीइंबर्समेंट, कि आपने अपना खर्चा कर लिया, बाद में आपको रीइंबर्स कर दिया. वैसे मेडिकल फैसिलिटी भी अगर आपको कोई प्रोवाइड कर रहा है ना, देखो मेडिकल भी अलाउंस हो सकता है कि आपको मेडिकल के खर्चे के लिए पैसे दे दिए, वो मेडिकल अलाउंस होगा. लेकिन आपका सीधे इलाज करवा दिया, आपका ट्रीटमेंट करवा दिया, तो वो क्या होगा, मेडिकल बेनिफिट्स होंगे, जिसको हम पर्क में मानेंगे. ठीक है. आगे चलते हैं. परक्यूसिट्स टैक्सेबल ओनली फॉर स्पेसिफाइड एम्प्लॉयज़, के कुछ स्पेसिफाइड एम्प्लॉयज़ होते हैं जिनके लिए ये पर्क्स टैक्सेबल होते हैं. तो ये देख लेते हैं. वैसे इसका बहुत कॉन्टेक्स्ट अब बचा नहीं है, बट स्टिल एक बार देख लेते हैं. वैल्यू ऑफ एनी बेनिफिट और परक्यूसिट प्रोवाइडेड फॉर फ्री और एट कंसेशनल रेट विच इज़ नॉट इंक्लूडेड इन द अबव 2 काइंड्स विल बी टैक्सेबल इन द हैंड्स ऑफ स्पेसिफाइड एम्प्लॉय. क्या मतलब, अगर हमने ऊपर जो 2 चीज़ें पढ़ी ना, टैक्स एग्जेम्प्टेड और टैक्सेबल परक्यूसिट्स,
अगर इन दोनों में वो चीज़ नहीं फॉल कर रही और उसको छोड़ के आपको कोई बेनिफिट या कोई एमिनिटी प्रोवाइड की गई है, या तो फ्री में या तो बहुत कम रेट पे, तो वो भी टैक्सेबल होगी। किसके लिए? स्पेसिफाइड एम्प्लॉयज़ के लिए। तो अब देखते हैं स्पेसिफाइड एम्प्लॉयज़ कौन है। स्पेसिफाइड एम्प्लॉयज़ इंक्लूड डायरेक्टर एम्प्लॉय। डायरेक्टर एम्प्लॉय मतलब कि एन एम्प्लॉय हु इज ऑल्सो अ डायरेक्टर इन द कंपनी, की एम्प्लॉय भी है डायरेक्टर भी है, उसको स्पेसिफाइड एम्प्लॉय बोलेंगे। ठीक है, और किसको बोलेंगे? एम्प्लॉयज़ हैविंग सब्सटैंशियल इंटरेस्ट। उसी ऑर्गेनाइजेशन में अगर किसी एम्प्लॉय का सब्सटैंशियल इंटरेस्ट है। सब्सटैंशियल इंटरेस्ट किसको बोलते हैं? अगर आपका 20% या 20% से ज़्यादा का वोटिंग राइट है उसी ऑर्गेनाइजेशन में जिसमें आप काम करते हैं, इट मीन्स कि आपका वहाँ पे सब्सटैंशियल इंटरेस्ट है। अगर ऐसा है तो आपको हम कहेंगे क्या? स्पेसिफाइड एम्प्लॉय। और लास्ट पॉइंट क्या है आपका? एम्प्लॉयज़ हुज ग्रॉस सैलरी एक्सीड्स ₹50,000 पर मंथ काउंटिंग ओनली मॉनेटरी सैलरी कॉम्पोनेंट्स। मतलब कि अगर आपका बेसिक पे, डियरनेस अलाउंस, कमीशन, बोनस, जो बेसिक कंपोनेंट्स होते हैं उनको मिला के आपकी जो ग्रॉस सैलरी है, नेट नहीं बोला है। नेट क्यों नहीं बोला है? अभी हमने पर्क निकालना सीखा ही नहीं। अभी तो हम पर्क्स निकालेंगे तब तो नेट सैलरी आएगी। तो जो ग्रॉस सैलरी है अगर वो 50,000 पर मंथ से ज़्यादा है तो भी आप एक स्पेसिफाइड एम्प्लॉय हैं। इज़ दैट ओके? तो ये 3 पार्ट्स थे हमारे टाइप्स ऑफ परक्यूसिट इन इनकम टैक्स के। ये उतना इम्पॉर्टेंट थियोरेटिकली नहीं होता है, लेकिन मैं इसको एक बार ये शॉर्ट कर देती हूँ। आप चाहो इसका स्क्रीनशॉट ले लो, ठीक है, अगर नोट्स के लिए आपको लेना है तो। ठीक, अब आते हैं एक एक करके हम एक एक परक्यूसिट पढ़ेंगे जो कि बेहद इंपॉर्टेंट है। ठीक, पहला परक्यूसिट हमें पढ़ना है रेंट फ्री अकोमोडेशन, जिसकी मैंने अभी बात की थी कि अगर आपको आपके एम्प्लॉयर ने कोई अकोमोडेशन प्रोवाइड की है, कोई घर प्रोवाइड किया है जिससे जिसका आप रेंट नहीं पे करते, और या फिर आप बहुत मार्जिनल रेंट पे करते हो, उसको क्या बोलते हैं? रेंट फ्री अकोमोडेशन। सो लेट्स रीड। As the name suggests, rent-free accommodation is a residential arrangement allotted to an employee against zero रेंट फ्री अकोमोडेशन और मिनिमल रेंट। ठीक है, कि या तो कम रेंट पे या तो ज़ीरो रेंट पे अगर आपको मिल रहा है तो उसको बोलेंगे रेंट फ्री अकोमोडेशन। तो मिनिमल रेंट है तो उसको कंसेशनल रेट अकोमोडेशन बोल देंगे, जाहिर सी बात है रेंट फ्री नहीं हुआ वो। एन एम्प्लॉयर ऑफर्स दिस परक्यूसिट टू सर्टेन एम्प्लॉयज़। रेंट फ्री अकोमोडेशन कैन इंक्लूड अ फ्लैट, गेस्ट हाउस, होटल, सर्विस अपार्टमेंट, कैरावान, मोबाइल होम एंड मोर। मतलब ये सारी चीज़ें हम RFA में कंसिडर करते हैं। ठीक है, दो एम्प्लॉयज़ नीड नॉट पे रेंट, और वेरी इंपॉर्टेंट, देखो एम्प्लॉयज़ को इस पर रेंट नहीं पे करना है या फिर बहुत कम रेंट पे करना है, लेकिन देखो आपकी सैलरी का पार्ट तो बन रहा है ना। आपको अगर अपने एम्प्लॉयर से कोई बेनिफिट मिल रहा है तो आपको उस पर टैक्स देना पड़ेगा। देखिए, मान लीजिए आपकी सैलरी थी 70,000 पर मंथ, बेसिक सैलरी थी 70,000 पर मंथ। मान लो कोई भी अलाउंस नहीं था, सिर्फ इतनी सैलरी थी, और आपको एक घर मिला था जिसका आप कोई रेंट नहीं देते। तो क्या उस घर की वैल्यू पे कोई टैक्स नहीं लगेगा आप पे? बिल्कुल लगेगा। तो हम उस घर की एक रफ एस्टिमेट वैल्यू निकालेंगे। कैसे निकालेंगे वो भी हम देखेंगे। तो मान लो उस घर की वैल्यू आ रही है 10,000, तो ये 10,000 आपकी इनकम में ऐड करके आपकी टोटल इनकम 80,000 कर दी जाएगी पर मंथ, जिसको हम एनुअली बेसिस पे निकाल के उस पर टैक्स लगाएंगे। ठीक है, एक्चुअल में ये 10,000 आपको मिल नहीं रहे हैं, कैश में नहीं मिल रहा है, लेकिन आपको इस वैल्यू का बेनिफिट तो मिला है रेंट फ्री अकोमोडेशन के फॉर्म में, तो उसको ऐड बैक कर देंगे हम आपकी ग्रॉस सैलरी में और फिर उस पर टैक्स लगाएंगे। ठीक है, यही पॉइंट बोल रहा है। दो एम्प्लॉयज़ नीड नॉट पे रेंट और कंसेशनल रेट फॉर अकोमोडेशन इन अ कंपनी प्रोवाइडेड अपार्टमेंट, दे मस्ट पे टैक्स ऑन दिस अकोमोडेशन। दिस इज़ बिकॉज अ कंपनी एड्स द प्रोवाइडेड परक्यूसिट टू इट्स एम्प्लॉयज़ सैलरी। आपकी सैलरी में वो परक्यूसिट ऐड हो जाता है। Thus, an employee's total income is assessed, including all the perks which are taxable. ठीक है, अब कैसे कैलकुलेट करेंगे ये देखते हैं। तो हम ना इसको डिवाइड करते हैं 2 पार्ट्स में। ये देखिए, ये रेंट फ्री अकोमोडेशन की बात हो रही है जो कि है अनफर्निश्ड, मतलब कोई आपको फर्निशिंग नहीं मिली है साथ में। पहला केस है गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ का। गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ में कोई भी दिमाग नहीं लगाना होता है। इसमें क्या होता है, आपको ना क्वेश्चन में डायरेक्टली दे दिया होगा कि गवर्नमेंट ने एक रेंट फिक्स किया होता है जिसको हम बोलते हैं लाइसेंस फीस। उतना ही एज इट इज़ आप दे दोगे कितना टैक्सेबल है। क्वेश्चन में लिखा है 10,000 तो 10,000 टैक्सेबल है, क्वेश्चन में लिखा है 5,000 तो 5,000 टैक्सेबल है। कोई दिमाग नहीं लगाना। ये हल्का सा गलत है, मैं इसको लाइन को सही कर देती हूँ। ये वाली लाइन गलत है, यहाँ से आ रही है नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ से।
ठीक है। सेकेंड केस पे आते हैं। तो केस 1 में हमने कोई भी रॉकेट साइंस नहीं है, कोई दिमाग नहीं लगाना। गवर्नमेंट, अगर आप गवर्नमेंट एम्प्लॉई हैं और आपको कोई रेंट फ्री अकोमोडेशन मिला है तो टैक्सेबल कितना होगा, जितना गवर्नमेंट ने फिक्स किया है रेंट, जिसको हम बोलते हैं लाइसेंस फी। क्वेश्चन के फॉर्मेट में देखें तो क्वेश्चन में एज इट इज़ गिवन होगा, कोई भी इसमें ना दिमाग लगाना है ना कैलकुलेशन लगानी है, ठीक है। केस 2 पे आते हैं, फॉर नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़। अगर आपका जो एम्प्लॉई है क्वेश्चन में दिया है वो नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉई है, तो हम चेक करेंगे कि क्या जो घर प्रोवाइड किया गया है वो एम्प्लॉयर का खुद का घर है, मतलब वो ओन कर रहा है उस घर को, या तो पहले उसने खुद उसको किराए पे लिया हुआ है और फिर एम्प्लॉय को दिया है। दोनों केसेस हो सकते हैं ना, कि मैं एम्प्लॉयर हूँ तो मैंने, मेरा खुद का घर था जो मैंने दे दिया रेंट एज अ रेंट फ्री अकोमोडेशन, ठीक है। और दूसरा केस हो सकता है कि मैंने खुद पहले किराए पे घर लिया और फिर सामने वाले को, अपनी एम्प्लॉई को घर दिया है। तो दोनों केसेस में देखते हैं कि कैसे कैसे काम चलता है। अगर अकोमोडेशन हायर बाय एम्प्लॉयर है, मतलब कि अगर मैंने खुद किराए पे लिया है, आपके एम्प्लॉयर ने खुद किराए पे घर लिया है, तो उसमें टैक्सेबिलिटी कितनी बनेगी, एक्चुअल लीज रेंट पेड बाय द एम्प्लॉयर और 10% ऑफ द सैलरी विच एवर इज लेस। मतलब कि हम दो चीज़ें देखेंगे, एक्चुअल में एम्प्लॉयर टैक्स मतलब रेंट कितना दे रहा है, तो मान लो रेंट दे रहा है 10,000, ठीक है, और फिर हम सैलरी का 10% निकाल लेंगे, ठीक है। सैलरी का 10% निकालेंगे, मान लो सैलरी का 10% आ रहा है 8,000, फिर देखेंगे इन दोनों में से कम कौन सा है, तो कम कौन सा है, 8,000 कम है, तो 8,000 टैक्सेबल मेरा अमाउंट हो जाएगा, ठीक है। अगर एम्प्लॉयर ने पहले घर किराए पे लेके फिर एम्प्लॉय को दिया है, तो दो चीज़ें चेक करेंगे, एक एक्चुअल में रेंट कितना पे किया है और 10% ऑफ द सैलरी, दोनों में से जो कम होगा उस पर टैक्स लगेगा, ठीक है। अब एक जेन्युइन क्वेश्चन आपके जहन में आना चाहिए कि सैलरी तो हम अभी निकाल रहे हैं, अभी तो वी आर इन द प्रोसेस ऑफ कंप्यूटिंग द इनकम फ्रॉम सैलरी, राइट। अभी तो हम पर्क्स निकाल रहे हैं और पर्क इज़ अ पार्ट ऑफ योर सैलरी। पर्क तो एक बहुत बेसिक कंपोनेंट, मेजर कंपोनेंट होता है सैलरी का। तो अभी तो सैलरी आई नहीं, तो उसका 10% कैसे निकालेंगे। ये सेम काम हमने एचआरए में ऑलरेडी कर रखा है। तो एचआरए के लिए हमने एक डिफरेंट सैलरी ली थी, यहाँ पे भी हम एक डिफरेंट सैलरी लेंगे। तो इस सैलरी में क्या क्या इंक्लूड करते हैं, बेसिक सैलरी इंक्लूड करते हैं, सारे टैक्सेबल अलाउंसेस इंक्लूड करते हैं। टैक्सेबल अलाउंसेस मतलब डीए, एचआरए, जिस पे भी टैक्स लग रहा है, जितना टैक्स लग रहा है उसको ऐड कर देंगे। एंड ऑल रेगुलर पेमेंट्स, रेगुलर पेमेंट्स में आपका क्या होता है, किसी तरह का बोनस अगर आपको रेगुलरली मंथली मिल रहा है, या फिर आपको किसी तरह का कमीशन मिल रहा है, तो ये सब आपके क्या होते हैं, ऑल रेगुलर पेमेंट्स, ठीक है। अगर अभी आपको ये कंफ्यूजिंग लग रहा है बेटा, तो बिल्कुल परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। जब हम इसके क्वेश्चंस करेंगे ना एक्चुअल में न्यूमेरिकल, तो ये क्लियर होता रहेगा, ठीक है। अभी आप बस इतना कॉन्सेप्ट अपना जहन में रखो और ट्राई करो कि नोट्स बनाते चलो। आई वुड नॉट रिकमेंड कि आप इसका स्क्रीनशॉट लेके अपने फ़ोन में रख लें और उसको कभी ना देखें, या आपको लगता है कि हम बाद में देख लेंगे, ऐसा नहीं होता। तो मेरी अगर मानो तो एक कॉपी बना लो अलग से और उसमें बेसिक ये सब लिखते रहो कि किसका वैल्यूएशन कैसे होता है। नहीं तो अलाउंसेस हैं, पर्क्स हैं, इसके बाद अभी हम इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी, सारे चैप्टर्स पढ़ने, सबके डिफरेंट डिफरेंट रूल्स होते हैं, तो फिर भूलते जाओगे। पहली बार पढ़ के लगता है कि अच्छा याद रहेगा, बट अभी याद रहेगा, मतलब बाद में भूल जाओगे, तो रिविजन के लिए इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है। अब टाइम नहीं वेस्ट करते हैं, वापस आते हैं इस पर। अब बात करते हैं अकोमोडेशन ओन्ड बाय द एम्प्लॉयर। अगर आपका एम्प्लॉयर जो है उसका खुद का घर है, मतलब वो खुद ओन कर रहा है वो जगह, और तब उसने आपको दी है, तो अब तो उस पर वो कोई रेंट नहीं दे रहा, तो हम रेंट तो देख नहीं सकते। तो हम फिर देखते हैं कि जिस सिटी में अकोमोडेशन प्रोवाइड की गई है उस सिटी की पॉपुलेशन कितनी है, ठीक है। तो अगर है पॉपुलेशन 15 लाख तक, सिटी की पॉपुलेशन 15 लाख तक है, तो हम सैलरी का 5% लेते हैं और उस पर टैक्स लगा देते हैं। अगर पॉपुलेशन 15 लाख से 40 लाख है, तो हम सैलरी का 7.5% पे टैक्स लगाते हैं, और अगर पॉपुलेशन 40 लाख से ऊपर है तो सैलरी पे 10% पे टैक्स लगा देते हैं, ठीक है। अब हमें पॉपुलेशन कैसे पता चलेगी, तो क्वेश्चन में पॉपुलेशन गिवन होगी, या फिर मान लो क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि मिस्टर एक्स जो कि दिल्ली में रह रहे थे, या मिस्टर एक्स जो मुंबई में रह रहे थे, तो क्या आपको ये रिक्वायर्ड है कि पॉपुलेशन गिवन हो? बिल्कुल भी नहीं। इतना कॉमन सेंस हमें पता है कि यहाँ पे 40 लाख से ऊपर की ही पॉपुलेशन होगी, ठीक है। तो आप यहाँ पे अपने आप 10% ऑफ द सैलरी लगा सकते हो। सैलरी जब भी मैं बोल रही हूँ तो सैलरी का क्या मतलब है, सिर्फ यहाँ पे सैलरी का क्या मतलब है, बेसिक सैलरी, सारे टैक्सेबल अलाउंसेस प्लस ऑल रेगुलर पेमेंट्स, ठीक है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट पर्क पे। अच्छा, नेक्स्ट पर्क पे नहीं, पहले देखो अभी हमने जो रेंट फ्री अकोमोडेशन पढ़ा ना, ये अनफर्निश्ड पढ़ा। अब मान लो आपको जो घर मिल रहा है
उसी को फर्निश्ड घर मिल रहा है आपको, मतलब कुछ फर्नीचर वगैरह भी मिल रहा है, सोफ़ा है, बेड है, कुछ भी है जो भी फर्नीचर है, तो बस उसमें कुछ नहीं करना, सेम ऐसे ही जैसे हमने कैलकुलेट किया ना, एज इट इज़ ऐसे ही कैलकुलेट करना है, बस एक एडिशन करना है उसमें। वो क्या है देख लेते हैं। फर्निश्ड रेंट फ्री अकोमोडेशन इंक्लूड्स मॉडर्न एमिनिटीज़ लाइक टेलीविजन, फर्नीचर, एयर कंडीशनर, जो भी कुछ भी हो सकता है। इन द केस ऑफ सच अकोमोडेशन, इफ फर्नीचर इज ओन्ड बाय द एम्प्लॉयर, एन एडिशनल 10% ऑफ द एक्चुअल प्राइस ऑफ द एमिनिटीज़ इज एडेड एज अ परक्यूसिट। मतलब कि जो भी फर्निशिंग आपको प्रोवाइडेड है, एसी हो सकता है, कुछ और फर्नीचर हो सकता है, टेलीविज़न हो सकता है, बेड हो सकता है, तो इसकी जो एक्चुअल कॉस्ट होगी ना, मान लो सारी चीज़ें प्रोवाइडेड हैं और एक्चुअल कॉस्ट मिला के 1 लाख आ रही है, तो इस 1 लाख का 10% हम और निकालेंगे, मतलब कि 10,000 और निकालेंगे। ये कॉस्ट हो गई किसकी? सिर्फ फर्निशिंग की। तो पहले घर की कॉस्ट तो निकालेंगे ही ऐसे, और फिर हम यहाँ पे फर्निशिंग की कॉस्ट निकाल लेंगे अगर मेरा घर फर्निश्ड मिला हुआ है तो। अब नेक्स्ट आते हैं मोटर कार पे, कि अगर आपका एम्प्लॉयर आपको कार प्रोवाइड कर रहा है तो उसमें क्या सीन हो सकता है। सो अगेन मोटर कार में भी बहुत सारे केसेस हो सकते हैं। तो देखिए, हमें मोटर कार में क्या देखना होता है, ओन्ड भी, अगर एम्प्लॉय ओन भी कर रहा है, हायर भी कर रखा है, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, दोनों के सेम रूल्स होते हैं, ठीक है। इसमें हमें मेन क्या देखना होता है कि मोटर कार पे जो एक्सपेंसेस हो रहे हैं, जो खर्चे हो रहे हैं, कार का फ्यूल लगेगा, डीजल पेट्रोल जो भी होगा, अगर आपको ड्राइवर प्रोवाइड किया हुआ है तो ड्राइवर की सैलरी, सारी चीज़ें होती हैं ना, तो ये सारे एक्सपेंसेस कौन दे रहा है ये देखा जाता है। या तो देखो, या तो आपके एम्प्लॉयर ने आपको सिर्फ कार दे दी है ना, और उस पर जो खर्चे हैं वो आप खुद करते हो, या तो उसने आपको कार दिया होगा प्लस उसके एक्सपेंसेस भी वही दे रहा होगा, ठीक है। तो पहली चीज़ हमें ये देखना होता है कि खर्चे कौन कर रहा है। इसके बाद हमें दूसरी चीज़ क्या देखनी होती है कि आपको क्या छोटी गाड़ी मिली है, स्मॉल कार मिली है, या फिर लार्ज कार मिली है। लार्ज कार और स्मॉल कार हम कैसे डिसाइड करते हैं? उसकी इंजन की कैपेसिटी देख के। लेकिन फ़िलहाल आपके जो ग्रेजुएशन लेवल के या पोस्ट ग्रेजुएशन लेवल के भी क्वेश्चंस आते हैं ना, उसमें कभी भी ऐसा क्वेश्चन नहीं आता जिसमें आपको इंजन कैपेसिटी दी हो। वो डायरेक्टली लिख देते हैं कि स्मॉल कार, या द एम्प्लॉयर प्रोवाइडेड अ स्मॉल कार, द एम्प्लॉयर प्रोवाइडेड अ लार्ज कार, ठीक है। तो इसमें हमें इंजन कैपेसिटी ऐसा पता होना चाहिए बस, है ना, इन्फॉर्मेशन के लिए। अदरवाइज़ क्वेश्चन में आपको स्मॉल कार, लार्ज कार दिया होता है। तीसरी चीज़ क्या देखते हैं हम कि आप जिस कार यूज़ कर रहे हैं वो किस पर्पज़ के लिए यूज़ कर रहे हैं। क्या सिर्फ ऑफिशियल पर्पज़ के लिए यूज़ कर रहे हैं, या आप उसको पर्सनल पर्पज़ के लिए यूज़ कर रहे हैं बस, या फिर जो सबसे कॉमन होता है कि आप मिक्स्ड पर्पज़ के लिए, मतलब आप ऑफिशियल भी काम उसी से करते हो, पर्सनल काम भी उसी से करते हो, उसके लिए यूज़ कर रहे हो। तो हमें 3 चीज़ें देखनी होती हैं। एक्सपेंसेस कौन बेयर कर रहा है, छोटी गाड़ी है, बड़ी गाड़ी है, ऑफिशियल पर्पज़ के लिए है, पर्सनल पर्पज़ के लिए है, मिक्स्ड पर्पज़ के लिए। अब देखो, थोड़ी कॉमन सेंस लगाते हैं हम यहाँ पे। ऐसे देखो, अब मान लो जो एक्सपेंसेस है ना, अगर 2 ऑप्शंस हो सकते हैं, या तो एम्प्लॉयर बियर कर रहा है या तो एम्प्लॉय खुद बियर कर रहा है। तो अगर एम्प्लॉयर बियर कर रहा होगा तो जाहिर सी बात है टैक्स ज़्यादा लगेगा, है ना, ज़्यादा अमाउंट पे टैक्स लगेगा। और अगर एम्प्लॉय बियर कर रहा है तो अगर मैं ही पैसा खर्च कर रही हूँ तो फिर मैं उस पर ज़्यादा टैक्स क्यों दूँगी? ज़्यादा अमाउंट पे टैक्स नहीं देना है ना मुझे, तो फिर कम अमाउंट पे टैक्स लगेगा, ठीक है। अगर स्मॉल कार है कम अमाउंट पे टैक्स लगेगा, लार्ज कार है तो ज़्यादा अमाउंट पे टैक्स लगेगा। यहाँ पे आ जाओ, ऑफिशियल पर्पज़ के लिए आप कार यूज़ कर रहे हो, तो अगर मैं ऑफिस के काम के लिए ही गाड़ी यूज़ कर रही हूँ तो मुझे ज़्यादा टैक्स नहीं देना उस पर, है ना, तो मैं कम अमाउंट पे टैक्स दूँगी। अगर मैं सिर्फ पर्सनल के लिए यूज़ कर रही हूँ तो मैं ज़्यादा अमाउंट पे टैक्स दूँगी, ठीक है। मिक्स्ड का भी देखते हैं। अच्छा, मेन जो क्वेश्चन आता है ना, मिक्स्ड का ही आता है कि आप उसको ऑफिशियल के लिए भी यूज़ कर रहे हैं और पर्सनल के लिए भी यूज़ कर रहे हैं। आई एम सॉरी। ओके, तो अब देखते हैं हमें, अगर एक्सपेंसेस एम्प्लॉयर बियर कर रहा है तो पहले इसका देखते हैं, ठीक है। अगर एक्सपेंसेस एम्प्लॉयर बियर कर रहा है और आप ऑफिशियल पर्पज़ के लिए गाड़ी यूज़ कर रहे हैं, कितनी टैक्सेबिलिटी होगी? निल, कोई भी टैक्सेबिलिटी नहीं होगी। ऐसा क्यों? यार, आपने मुझे गाड़ी दी है सिर्फ इस काम के लिए कि मैं ऑफिस का काम करूं, तो मेरा कोई पर्सनल इंटरेस्ट तो है नहीं, ऑफिस का ही तो काम हो रहा है, तो मुझे एज अ बेनिफिट तो कुछ नहीं मिला, तो मेरा पर्सनल बेनिफिट तो नहीं है ना, तो मैं उस पर पर्सनल टैक्स क्यों दूंगी, मैं उस पर इनकम टैक्स क्यों दूंगी कोई, ठीक है। तो अगर मैंने ऑफिशियल पर्पज़ के लिए गाड़ी यूज़ की है उस पर टैक्स कितना लगता है? निल। अगर एक्सपेंसेस एम्प्लॉय ने मैंने खुद भर दिए हैं उस पर एक्सपेंसेस, और मैं ऑफिशियल पर्पज़ के लिए ही गाड़ी यूज़ कर रही हूँ, कितना टैक्सेबल इनकम कितनी होगी? निल।
क्यों नील होगी? अगेन मैं खुद पैसा खर्च करूँ, एम्प्लॉयर पैसा खर्च करे, अगर गाड़ी ऑफिशियल पर्पस के लिए यूज़ हो रही है तो उस पर टैक्सेबिलिटी कितने अमाउंट पे होगी? 0 अमाउंट पे होगी। इज़ दैट ओके? अब दूसरा देखते हैं, अगर एम्प्लॉयर खर्चे बियर कर रहा है और हम पर्सनल पर्पस के लिए गाड़ी यूज़ कर रहे हैं, मतलब सिर्फ अपने घर का काम करते हैं, घूमते फिरते हैं, इधर उधर जाते हैं, बट ऑफिशियल कोई काम नहीं होता उससे, फिर हम उसकी इंजन कैपेसिटी नहीं देखनी होती है इसमें, छोटी गाड़ी हो या बड़ी गाड़ी हो। अगर मैंने पूरा पर्सनल पर्पस के लिए यूज़ किया तो हमें क्या करना है? एक्चुअल अमाउंट इनकर्ड ऑन रनिंग एंड मेंटेनेंस प्लस शॉफर रेम्यूनरेशन प्लस 10% ऑफ द कॉस्ट ऑफ एसेट माइनस अमाउंट चार्ज्ड बाय द, मतलब कि जितना खर्चा हुआ गाड़ी पे, देखो एम्प्लॉयर खर्चा कर रहा है और मैं काम क्या कर रही हूँ उस गाड़ी से? अपने घर का काम कर रही हूँ। तो एम्प्लॉयर ने जितना खर्चा किया है गाड़ी पे, मतलब रनिंग एक्सपेंसेस जो भी हैं, अगर कुछ मेंटेनेंस चार्जेस हो रहे हैं या पेट्रोल का जो भी कॉस्ट हो रहा है, ये सारी चीज़ें, प्लस अगर कोई ड्राइवर है, ड्राइवर को शॉफर लिखते हैं, ठीक है, ड्राइवर को शॉफर बोलते हैं, हर जगह शॉफर लिखा होगा तो प्लीज़ कन्फ्यूज़ मत होइएगा, ठीक है। तो अगर शॉफर है, ड्राइवर है, उसकी कोई रेम्यूनरेशन पे कर रहा है एम्प्लॉयर तो उसकी भी कॉस्ट, ठीक है, प्लस 10% ऑफ द कॉस्ट ऑफ एसेट, मतलब गाड़ी की कॉस्ट का 10%। ये क्यों कर रहा है? देखो इसका लॉजिक समझो। अगर मैं अपने घर के काम के लिए गाड़ी यूज़ कर रही हूँ और पैसा सामने वाला दे रहा है, एम्प्लॉयर दे रहा है, तो वो अपनी पॉकेट से क्यों देगा? वो तो मेरी पॉकेट से निकलवाएगा ना। तो इसीलिए उस पर टैक्स उसको नहीं देना, उस पर टैक्स मुझे देना है। तो वो पहले सारे रनिंग एक्सपेंसेस, मेंटेनेंस एक्सपेंसेस, ड्राइवर के खर्चे सब कुछ ऐड करते हैं। और 10% क्यों ऐड करते हैं? क्योंकि गाड़ी है डेप्रिशिएटिंग एसेट, तो उस पर डेप्रिसिएशन भी तो लगेगा, क्योंकि 10% हम डेप्रिसिएशन का लगाते हैं। माइनस कर देते हैं अगर हमने कोई अमाउंट एम्प्लॉय से लिया है। अगर मैं एम्प्लॉय से कुछ अमाउंट मिनिमल या मार्जिनल चार्ज कर रही हूँ तो उसको मैं माइनस कर दूँगी, ठीक है। वहीं आते हैं, अगर ये सेम एक्सपेंसेस मैंने खुद किए हैं, मतलब एम्प्लॉय ने खुद किए हैं और पर्सनल पर्पस के लिए गाड़ी यूज़ हो रही है, तो हम यहाँ पे क्या लेते हैं? सिर्फ 10% ऑफ द कॉस्ट ऑफ एसेट, मतलब डेप्रिसिएशन के लिए 10% ले लेते हैं गाड़ी का, ठीक है। अभी तक कुछ भी हमने नहीं पढ़ा, इस पे मोस्टली क्वेश्चंस नहीं बनते। जल्दी से एक क्विक रिकैप करते हैं। अगर एम्प्लॉयर खर्चा करे या एम्प्लॉय खर्चा करे, कोई भी खर्चा करे, बट गाड़ी ऑफिशियल पर्पस के लिए यूज़ हो रही है, कितनी वैल्यू होगी कार की? नील, ठीक है। अगर पर्सनल पर्पस के लिए यूज़ हो रही है तो कितना, क्या याद रखना है आपको? बस 10% का डेप्रिसिएशन कॉस्ट लगता है, ठीक है, उस पर टैक्स लगता है, ठीक है। अब सबसे मेन आते हैं, पार्टली ऑफिशियल एंड पार्टली पर्सनल। तो अब देखो मैंने क्या बताया था ऊपर, अगर एम्प्लॉयर खर्चा करेगा तो वो ज़्यादा अमाउंट पे टैक्स लगेगा, अगर हम खुद खर्चा करेंगे तो कम अमाउंट पे टैक्स लगेगा, ठीक है। अब यही हमें याद रखना है, क्वेश्चन इसी पे बनते हैं। पार्टली ऑफिशियल, पार्टली पर्सनल, एक्सपेंसेस कौन दे रहा है? एम्प्लॉयर दे रहा है। तो एम्प्लॉयर दे रहा है तो हम अब देखेंगे कि क्या छोटी गाड़ी है या बड़ी गाड़ी है। तो अगर 1.6 लीटर का इंजन कैपेसिटी है, मतलब ये स्मॉल कार है, उससे ज़्यादा का है तो लार्ज कार है। स्मॉल कार है तो हम 1800 पर मंथ वाले अमाउंट पे टैक्सेबिलिटी मान लेंगे कि 1800 इंटू 12 ये आपका टैक्सेबल अमाउंट होगा, अगर आपको एक स्मॉल कार मिली है जिसके खर्चे आपका एम्प्लॉयर उठा रहा है, ठीक है। अगर यही आपको लार्ज कार मिली है तो आपका अमाउंट बढ़ के हो जाएगा 2400, मंथली है तो आप इसको इंटू 12 कर देंगे, ठीक है। इधर आते हैं, पार्टली ऑफिशियल, अगर मैंने खुद या एम्प्लॉय ने खुद खर्चा किया है तो। अब एम्प्लॉय ने अगर खुद खर्चा किया है तो भी हम देखेंगे स्मॉल कार है या लार्ज कार है। अगर स्मॉल कार है तो 600 रुपये पर मंथ, 600 रुपये पर मंथ की टैक्सेबिलिटी होगी इंटू 12 साल भर का। और अगर लार्ज कार है तो 900 रुपीज़ पर मंथ, मतलब इसको भी साल भर का निकाल लेंगे, ठीक। ये प्लीज़ इसकी पिक्चर ले लो, स्क्रीनशॉट ले लो, मैंने स्क्रिबल हटा दिया इसका, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें कुछ मिस्टेक नहीं होनी चाहिए, लेकिन इसमें सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट पार्टली ऑफिशियल पार्टली पर्सनल का है। एक बार इसको यहाँ पे फिर से देखते हैं, ठीक है। सिर्फ मिक्स्ड एक्सपेंसेस की बात कर रहे हैं। अब मिक्स्ड एक्सपेंसेस में देखिए, एक जगह मैंने लिख दिया कि एम्प्लॉयर खर्चा दे रहा है और एक जगह एम्प्लॉय खुद एक्सपेंस दे रहा है, ठीक है। अब इसमें भी दो केसेस हो सकते हैं। क्या क्या केसेस हो सकते हैं कि या तो स्मॉल कार है या तो लार्ज कार है। इसमें भी दो केसेस हो सकते हैं, स्मॉल कार है या लार्ज कार है। तो अगर एम्प्लॉय खर्चा दे रहा है तो स्मॉल कार पे 600 रुपये, लार्ज कार पे 900 रुपये। अगर एम्प्लॉयर खर्चा दे रहा है तो स्मॉल कार पे 1800 रुपये और लार्ज कार पे 2400 रुपये। ये चार चीज़ें याद रखनी, ठीक। और एक कॉमन अमाउंट है 900 पर मंथ, जो कि अगर आपको ड्राइवर भी मिला हुआ है तो
आप 900 पर मंथ भी टैक्सेबल करोगे। ठीक है, मतलब कि अब मैं आपको एक एग्जाम्पल, देखो 900 पर मंथ इसके लिए भी कॉमन है, इसके लिए भी, स्मॉल लार्ज सबके लिए। यहाँ पे देख लो 900 पर मंथ इफ ड्राइवर इज ऑल्सो प्रोवाइडेड, 900 पर मंथ इफ ड्राइवर इज ऑल्सो प्रोवाइडेड। यहाँ पे भी 900 है और यहाँ पे भी 900 है, तो ये ड्राइवर का अमाउंट सबके लिए कॉमन है। अब बच्चे यहाँ गलती क्या करते हैं, आपका जो क्वेश्चन आता है ना उसमें लिखा होगा कि आपको आपके एम्प्लॉयर ने एक गाड़ी दी, आपके एम्प्लॉयर ने एक गाड़ी दी जो कि थी स्मॉल कार, और उसका खर्चा कौन उठा रहा था, एम्प्लॉयर खुद उठा रहा था एक्सपेंस। ठीक है, एक्सपेंस एम्प्लॉयर खुद उठा रहा था, और उस पर एक्सपेंसेस आए 5000 पर मंथ के। ठीक है, और आपको एक ड्राइवर भी प्रोवाइड किया गया जिसकी सैलरी थी 1200 पर मंथ की। फिर आपसे पूछेंगे कि टैक्सेबिलिटी बता दो अब कार की कितनी है। तो ये जो 5000 पर मंथ और 1200 पर मंथ दिया है ना, इसका कुछ भी नहीं करना है हमें इसमें फिगर अपने आप पहले से पता है वही उठाने। तो एम्प्लॉयर खर्चे उठा रहा है मतलब इस साइड आ जाते हैं, स्मॉल कार है मतलब इधर आ जाते हैं, मतलब कितना 1800 इंटू 12, दैट विल बी योर फाइनल आंसर। इतनी ही आपके अमाउंट पे टैक्सेबिलिटी होगी। अब खर्चा 5000 आ रहा हो गाड़ी पे, या 50,000 आ रहा हो, या 5 लाख आ रहा हो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, टैक्सेबिलिटी 1800 पे होगी। बात समझ गए? तो क्वेश्चन में अगर कोई भी फिगर दिया है ना, तो वो आपको सिर्फ गुमराह करने के लिए दिया हो, वो देख के आपको बिल्कुल भी वो नहीं होना है, कन्फ्यूज़ नहीं होना है। ठीक है, बाकी तो हम क्वेश्चंस करेंगे तो आपको ये क्लियर हो जाएगा। आई होप इतना आपको क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट आते हैं मील पे। अभी मैंने ऊपर बताया था कि अगर आपको रिफ़्रेशमेंट प्रोवाइड कर रहा है एम्प्लॉयर तो दैट इज़ एब्सोल्युटली टैक्स फ्री। लेकिन अगर आपको मील प्रोवाइड कर रहा है, मतलब लंच या डिनर प्रोवाइड कर रहा है, तो पर मील 50 रुपीज़ तक एग्जेम्प्ट होता है, उसके ऊपर टैक्सेबल होता है। देखो नीचे लिखा भी है, टी एंड स्नैक्स प्रोवाइडेड ड्यूरिंग वर्किंग आवर्स दे आर नॉट टैक्सेबल, वो टैक्स फ्री होते हैं। ठीक है, बट अगर आपको प्रॉपर मील प्रोवाइड की है लंच या डिनर, तो 50 रुपये तक एग्जेम्प्ट होता है, उसके ऊपर टैक्सेबल होता है। मतलब मान लीजिए आपको जो खाना प्रोवाइड किया उस खाने की कॉस्ट थी 80 रुपये, और आपको खाना प्रोवाइड किया है 300 डेज़, एक साल में 300 दिन आपको खाना प्रोवाइड किया गया है 80 रुपये का। ठीक है, तो 300 दिन पे टैक्स लगेगा। ठीक है, क्या 80 रुपये पे लगेगा? नहीं, कितने रुपये पे लगेगा? 30 रुपीज़ पे। क्यों? 80 में से 50 रुपीज़ तो एग्जेम्प्ट हो गए, तो बचे कितने? 30। तो टैक्सेबल अमाउंट क्या होगा? 30 रुपीज़, और कितने दिन का? 300। ठीक है, तो आपका ये जो भी अमाउंट आएगा इसको आप क्या बोलोगे? इसी अमाउंट पे आपकी टैक्सेबिलिटी। ठीक है, आगे आते हैं एजुकेशन फैसिलिटी। अगर आपके एम्प्लॉयर ने आपके बच्चों को, मतलब एसएससी के बच्चों को एजुकेशन फैसिलिटी प्रोवाइड की है, अपने मान लो उसका खुद का कोई ऑर्गेनाइजेशन है, या नहीं भी है तो किसी एजुकेशनल ऑर्गेनाइजेशन से टाई अप है और वहाँ पे एम्प्लॉयज़ के बच्चों को एजुकेशन प्रोवाइड की जा रही है, तो ऐसे केसेस में 1000 पर मंथ पर चाइल्ड का डिडक्शन मिलता है। ठीक है, ये भी 2 बच्चों तक मिलता है। ठीक है, 1000 पर मंथ पर चाइल्ड। ऐसा सेम हमने कहाँ पढ़ा था? अलाउंस पढ़ रहे थे तो हमने देखा था चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस और चिल्ड्रन हॉस्टल अलाउंस। कंफ्यूज नहीं करना, वहाँ पे हमें पैसे मिल रहे थे मॉनेटरी फॉर्म में, यहाँ पे हमें डायरेक्टली बेनिफिट मिल रहा है, मतलब कि डायरेक्टली एजुकेशन प्रोवाइड की जा रही है बच्चों को। तो यहाँ पे डिडक्शन कितना है? 1000 रुपये पर मंथ का डिडक्शन है। ठीक, प्लीज़ एक चीज़ याद रखिए, इंपॉर्टेंट क्या है क्वेश्चन में जो ज़्यादा आता है, सबसे इम्पॉर्टेंट है आपका RFA, बहुत एक्सट्रीम इम्पॉर्टेंट है। रेंट फ्री अकोमोडेशन, मोटर कार बेहद इंपॉर्टेंट है, मील भी बहुत इंपॉर्टेंट है। बाकी चीज़ें ऐसा नहीं है कि इंपॉर्टेंट नहीं है, बट क्वेश्चंस में उतना फ्रीक्वेंटली नहीं पूछी जाती हैं। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं इंटरेस्ट फ्री और कंसेशनल लोन पे। अगर आपके एम्प्लॉयर ने आपको कोई लोन प्रोवाइड किया है एट अ कंसेशनल इंटरेस्ट और एब्सोल्युटली इंटरेस्ट फ्री, तो उसमें भी टैक्सेबिलिटी तो आप पे लगती है, आपको बेनिफिट तो इवेंचुअली मिल रहा है ना, तो आपको टैक्स देना पड़ता है। ठीक है, इंटरेस्ट भले ही नहीं देना पड़ा हो, बट टैक्स देना पड़ता है। तो किस हिसाब से टैक्स लगता है वो देख लेते हैं। वेयर द अमाउंट ऑफ लोन ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर डज नॉट एक्सीड 20,000, अगर आपका लोन 20,000 से ज़्यादा का नहीं है तो फिर कोई भी टैक्सेबिलिटी वैल्यू नहीं आती, मतलब किसी भी अमाउंट पे टैक्स नहीं लगेगा, नील। ठीक, सेकंड पॉइंट क्या है? व्हेन द लोन्स आर टेकन फॉर मेडिकल ट्रीटमेंट ऑफ स्पेसिफाइड डिजीज़, अगर इनकम टैक्स एक्ट में कोई डिजीज़ स्पेसिफाइड है और आपने उसका ट्रीटमेंट कराने के लिए लोन लिया है, तो फिर कितना भी पैसा लिया हो इट डजेंट मैटर, वैल्यू कितनी होगी? नील, मतलब कोई टैक्स नहीं लगेगा उस पर। ठीक है, और लास्ट क्या है? फॉर एनी अदर पर्पज़ एक्सेप्ट द अबव टू, मतलब ऊपर के दोनों अगर छोड़ दो, तो इसको छोड़ के अगर किसी तीसरे पर्पज़ के लिए आपने कोई लोन लिया है
तो द वैल्यू शैल बी द सम इक्वल टू द इंटरेस्ट कंप्यूटेड एट द रेट चार्ज्ड पर एनम बाय SBI। जिस रेट पे SBI चार्ज करता है ना इंटरेस्ट, उतनी ही वैल्यू पे, मतलब आपका जितना भी अमाउंट ऑफ लोन है, मान लो आपने 2 लाख रुपए का लोन लिया, तो 2 लाख रुपए पे SBI पर एनम जितना भी इंटरेस्ट चार्ज करता होगा ना प्रेजेंट उस टाइम में, उतने ही अमाउंट पे आपको टैक्स देना पड़ेगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। गिफ्ट फ्रॉम एम्प्लॉय। अगर आपके एम्प्लॉयर ने आपको गिफ्ट दिया है जो कि 5,000 से कम की वैल्यू में है, तो वो पूरा एग्जेम्प्ट होता है। 5,000 से ज़्यादा का है तो टैक्स लगता है उस पर। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं मेडिकल बेनिफिट्स पे। अगेन इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। मेडिकल अलाउंस नहीं लिखा है, मेडिकल बेनिफिट्स लिखा है। क्यों? क्योंकि ये पर्क में आता है। ठीक, जल्दी जल्दी देखते हैं इसको। इसमें भी एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है ये वाला, बाकी सारे छोटे छोटे से हैं। मेडिकल फैसिलिटी इन अ हॉस्पिटल प्रोवाइड बाय द एम्प्लॉयर। अगर एम्प्लॉयर का खुद का हॉस्पिटल है जहाँ पे मेडिकल फैसिलिटी प्रोवाइड की जा रही है, पूरी तरह से एग्जेम्प्ट फ्रॉम टैक्स। मेडिकल फैसिलिटी इन अ गवर्नमेंट हॉस्पिटल। अगर गवर्नमेंट हॉस्पिटल में या फिर गवर्नमेंट के मतलब गवर्नमेंट अप्रूव्ड हॉस्पिटल है, तो फिर क्या होता है, रीइंबर्समेंट ऑफ एक्सपेंसेस आर एग्जेम्प्टेड फ्रॉम टैक्स। ठीक है, मोस्टली एक गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ के लिए होता है। आप लोगों ने ना अपने घर में भी देखा होगा अपने पेरेंट्स को या मे बी ग्रैंड पेरेंट्स को जिसकी गवर्नमेंट जॉब होती है, उनके ना मेडिकल एक्सपेंसेस का रीइंबर्समेंट आ जाता है। ये आई एम श्योर बहुत कॉमन एग्जाम्पल है, आपने देखा होगा। तो इनका रीइंबर्समेंट का मतलब आप खर्चा कर दो, बाद में आपको वो रिटर्न हो जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्या है, मेडिकल फैसिलिटीज़ इन अ हॉस्पिटल अप्रूव्ड बाय द चीफ कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स। अगर आप किसी ऐसे हॉस्पिटल में अपना ट्रीटमेंट आपका हो रहा है जो कि अप्रूव्ड है किसके द्वारा, चीफ कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स के द्वारा, तो फिर तब भी आपको रीइंबर्समेंट हो जाता है ऑफ द एक्सपेंसेस। जो रीइंबर्समेंट क्या होता है, जो अभी मैंने बताया कि आपने ऑलरेडी खर्चा कर दिया, बाद में आपको मिल जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं पेमेंट ऑफ मेडिक्लेम इंश्योरेंस प्रीमियम। मेडिकल है बेटा, ये मेडिकल इंश्योरेंस प्रीमियम। अगर आपने कोई मेडिकल इंश्योरेंस का प्रीमियम पे किया है तो उसका भी आपको रीइंबर्समेंट मिल जाता है। वैसे इसके लिए आपको एक डिडक्शन भी मिलता है, बाद में उसकी बात करेंगे जब डिडक्शंस पढ़ेंगे तो। ठीक है, तो अगर बेसिकली आपको ये सारे याद रखने हैं कि अगर एम्प्लॉयर का खुद का हॉस्पिटल है, गवर्नमेंट हॉस्पिटल अप्रूव्ड है या गवर्नमेंट अपने एम्प्लॉयज़ को दे रहा है तो रिइंबर्समेंट मिल जाता है। खुद का हॉस्पिटल है तो पूरा एग्जेम्प्ट। चीफ कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स ने अगर अप्रूव किया है हॉस्पिटल को तो भी रिइंबर्समेंट मिल जाता है। अब मेन इस पे आते हैं। अगर कोई ऐसे हॉस्पिटल में आप अपना ट्रीटमेंट करा रहे हो जो इन सब में कवर्ड नहीं हो रहा है, तो क्या होता है, 15,000 रुपये तक का आपको एग्जेम्पशन मिलता है, उसके ऊपर टैक्स लग जाएगा। ठीक है, सिंपल, ये याद रखना है आपको। तो अगर आपके क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि 30 या मान लो 20,000 का खर्चा हुआ है आपका, तो फिर 15,000 हम एग्जेम्प्ट कर देंगे और कहेंगे कि यार 5,000 पे टैक्स दे दो। ठीक है, 15,000 तो एग्जेम्प्टेड है बट 5,000 पे टैक्स दे दो। ठीक, आगे देखते हैं मेडिकल फैसिलिटी आउटसाइड इंडिया। दिस इज़ क्वाइट फनी बट देख लेते हैं, अब इसका कोई रिलेवेंस नहीं है। एक्सपेंडिचर इनकर्ड बाय द एम्प्लॉयर और रीइंबर्समेंट ऑफ एक्सपेंसेस टू द एम्प्लॉई हिज फैमिली टुवर्ड्स द कॉस्ट ऑफ मेडिकल ट्रीटमेंट, कॉस्ट ऑफ स्टे ऑफ द एम्प्लॉई एंड वन अटेंडेंट इज टैक्स फ्री। मतलब कि अगर आप इंडिया के बाहर जाके कोई ट्रीटमेंट लेते हैं तो आपके ट्रीटमेंट का, आपके वहाँ पे स्टे करने का और आपके साथ एक अटेंडेंट, क्योंकि अब कोई बीमार है तो उसके साथ कोई एक अटेंडेंट तो रहेगा, ये सब कुछ टैक्स फ्री होता है। लेकिन इसके लिए कंडीशन क्या होती है कि आपकी ग्रॉस टोटल इनकम, साल भर की इनकम मतलब 2 लाख से ज़्यादा ना हो। तो अब बेटा खुद सोच लो कि अगर किसी की एनुअल इनकम 2 लाख है या 2 लाख से कम है तो वो पर्सन आउटसाइड इंडिया तो नहीं अफोर्ड कर रहा होगा मेडिकल ट्रीटमेंट कराना। बट देन अगेन वी नीड टू बी कंसिडरेट कि ये एक्ट एक्चुअली नॉट कंसिडरेट बट ये एक्ट ना 1961 का है। तो ऐसा नहीं है कि वही एक्ट चला आ रहा है, बहुत सारे चेंजेस हुए हैं बट बहुत सारे कुछ छोटे छोटे प्रोविजंस हैं ना जिसमें चेंजेस नहीं हुए हैं बहुत लेट तक, तो इसीलिए फिगर्स बहुत कम रहते हैं। तो अब खुद सोच लो, इसका कोई रिलेवेंस नहीं है आज के टाइम में। ओके, मूविंग फॉरवर्ड, प्रोविडेंट फंड की बात करते हैं। प्रोविडेंट फंड, पीएफ आपने सुना होगा। पीएफ क्या होता है कि जब भी हम जहाँ जॉब करते हैं ना, अगर हमारा एम्प्लॉयर एम्प्लॉई रिलेशनशिप है तो हमारे सैलरी जो आती है पूरी हाथ में नहीं आती, उसमें से कुछ पार्ट पीएफ का डिडक्ट हो जाता है। तो पीएफ में हमारी सैलरी से पार्ट कुछ डिडक्ट हुआ, मतलब एम्प्लॉई का कंट्रीब्यूशन, और दूसरा होता है एम्प्लॉयर का कंट्रीब्यूशन कि हमने कुछ पैसा, ऐसे मान लो कि एक गुल्लक बना दिया, गुल्लक को हम क्या बोल रहे हैं, पीएफ। ठीक है, और इसमें मैंने अपना कुछ पैसा डाल दिया जो सैलरी में मुझे नहीं मिला और मेरा पैसा मेरे गुल्लक में डाल दिया, और उतना ही पैसा एम्प्लॉयर भी मेरे गुल्लक में डाल देता है।
फिर रिटायरमेंट के बाद या जब भी मुझे निकालना हो तो पीएफ फिर मिल जाता है बाद में, ठीक है। लेकिन प्रोविडेंट फंड अलग अलग टाइप के होते हैं, तो वो देख लें। सबसे पहले होता है हमारे पास स्टैचुटरी प्रोविडेंट फंड। देखो एक ही इंपॉर्टेंट है, नॉट लाइक कि एक ही इंपॉर्टेंट है, थियोरेटिकल के लिए आपको सारे पढ़ने हैं, लेकिन न्यूमेरिकल के लिए एक सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है आरपीएफ। सबसे पहले मेरे पास एसपीएफ, इसको रीड कर लेना। स्टैचुटरी प्रोविडेंट फंड क्या होता है, 1925 के एक्ट में आया था, गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ के लिए होता है, यूनिवर्सिटीज़, रिकॉग्नाइज्ड एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस, रेलवेज एक्सेट्रा के लिए होता है। प्राइवेट सेक्टर एम्प्लॉयज़ एलिजिबल नहीं होते हैं स्टैचुटरी प्रोविडेंट फंड के लिए, इसमें पैसा नहीं डाल सकते, इसमें कंट्रीब्यूशन नहीं कर सकते। नाम से पता चल रहा है, वैसे स्टैचुटरी नाम लगा हुआ है, गवर्नमेंट का ही होना था, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं रिकॉग्नाइज्ड, एक बार नीचे का देख लेते हैं फिर रिकॉग्नाइज्ड पे आते हैं। अनरिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड, अनरिकॉग्नाइज्ड एज द नेम इंडिकेट्स, इसका रिकॉग्निशन ही नहीं है, अभी इसको रिकॉग्नाइज ही नहीं किया गया है। सो इफ़ द कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स डज नॉट अप्रूव द प्रोविडेंट फंड, कि जो इनकम टैक्स कमिश्नर है वो इस प्रोविडेंट फंड को अप्रूव ही नहीं कर रहा है, created by the employer and employee, then such scheme is unrecognized. तो certain tax benefits are restricted only to recognized PFs. तो कुछ कुछ tax benefits होते हैं ना जो सिर्फ recognized PFs को मिलते हैं, अब ये unrecognized है तो जाहिर सी बात है कई सारे tax benefits इन्हें नहीं मिलेंगे। लास्ट है मेरा पब्लिक प्रोविडेंट फंड, नाम से ही पता चल रहा है, आप लोगों में से कई लोगों ने सुना होगा पीपीएफ, पब्लिक के लिए मतलब हर किसी के लिए है। एज द नेम सजेस्ट्स दिस फंड वॉज एस्टैब्लिश्ड फॉर द जनरल पब्लिक। Any person can contribute to this scheme by opening a public provident fund account with the authorized bank. So the person can deposit an amount starting from 500 से लेके 1.5 लाख पर annum तक आप इसमें डिपॉजिट कर सकते हो। इसका कॉर्पस आपका कंप्लीशन का 15 साल का होता है, ठीक। अब आते हैं आरपीएफ पे, जिस पे हमारे क्वेश्चंस बनते हैं। आरपीएफ क्या होता है? तो द प्रोविडेंट फंड एक्ट 1952 का एक्ट है इसका। ये किन किन इस्टेब्लिशमेंट्स में लगता है जिसमें 20 या 20 से ज़्यादा एम्प्लॉयज़ हों, और the establishments covered under the scheme can join the government approved scheme or start their own PF scheme by forming their trust. The establishments can join the government approved scheme under the PF Act 1952 और recognized provident fund, ठीक है। आप ये बस रीड आउट कर लेना। अब इसमें टैक्सेबिलिटी क्या होती है वही मेन है, वही हमें देखना है, तो यहाँ पे देखते हैं। अब देखो स्टैचुटरी प्रोविडेंट फंड अकाउंट के लिए आपको जानने की जरूरत नहीं है, एम्प्लॉयर्स कॉन्ट्रीब्यूशन एग्जेम्प्ट होता है, इस पर कोई टैक्स नहीं लगता। एम्प्लॉई कॉन्ट्रीब्यूशन, आपने खुद का जो कॉन्ट्रीब्यूशन किया है इसका डिडक्शन मिलता है आपको 80C में, ये हम बाद में जब डिडक्शंस पढ़ेंगे तो हमें पता चलेगा, ठीक है। अनरिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड में क्या होता है, एम्प्लॉई का कॉन्ट्रीब्यूशन अलाउड नहीं होता डिडक्शन के लिए, जाहिर सी बात है बेटा, अनरिकॉग्नाइज्ड है, ठीक है। एम्प्लॉयर का कॉन्ट्रीब्यूशन नॉट टैक्स्ड व्हेन इनिशियल कॉन्ट्रीब्यूशन इज मेड, ठीक है। पीएफ में क्या होता है, पब्लिक प्रोविडेंट फंड है तो कंट्रीब्यूशन जो आपका है, आपने जितना भी पैसा डाला है इसमें, इसका भी आपको डिडक्शन मिल जाता है अंडर सेक्शन 80C। और अब आते हैं मेन आरपीएफ पे, सबसे मेन है, याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट है। आपके एम्प्लॉई ने, मतलब आपने खुद अपने पीएफ में जो कंट्रीब्यूशन दिया है उस पर आपको डिडक्शन मिलता है 80C में। 80C की तो हम पूरी डिटेल में बात करेंगे जब डिडक्शन पढ़ेंगे, फिलहाल आपको 2 चीज़ें याद रखनी है, ये और ये, कि आपके एम्प्लॉयर ने जो कंट्रीब्यूशन किया है, अभी मैंने बताया ना कि उस गुल्लक में आप तो पैसा डाल रहे हो, आपका जो एम्प्लॉयर है वो भी कुछ पैसा डाल रहा है, ठीक है। तो आपके एम्प्लॉयर ने जो कंट्रीब्यूट किया है उस पर आपको एग्जेम्पशन मिलती है, कितनी, 12% तक की, ठीक है। मतलब 12% ऑफ बेसिक सैलरी प्लस डीए, 12% ऑफ बेसिक सैलरी प्लस डी। आप अपनी बेसिक सैलरी प्लस डी ऐड कर लो एनुअल, मान लो दोनों मिला के आ रहा है 8 लाख रुपए, ठीक है। तो आपके कंट्रीब्यूशन ने, आपके एम्प्लॉयर ने मान लो 8 लाख में 8 लाख का 15% कंट्रीब्यूट कर दिया आपके पीएफ में, तो क्या इस पर कोई टैक्स लगेगा? हाँ, कितने पे लगेगा? 12% पे तो नहीं लगेगा, तो बचे कितने, 3% पे लगेगा। तो इसका 3% निकाल लो, उस पे टैक्स लगेगा, क्या बोल के, आरपीएफ में एम्प्लॉयर के कंट्रीब्यूशन पे टैक्स लग रहा है। कितने पे लगता है? 12% के ऊपर। अगर क्वेश्चन में लिखा है 13% तो 1% पे लगेगा, 12 के ऊपर एक ही बचा। अगर लिखा है 12.5 तो 0.5% पे लगेगा। बात समझ गए? एम्प्लॉयर ने आपके गुल्लक में, आपके पीएफ वाले गुल्लक में कितने पैसे डाले, उस पर हम पहले सैलरी पे परसेंट निकालेंगे, या तो क्वेश्चन में गिवन होगा, नहीं गिवन होगा तो हम सैलरी पे परसेंट निकालेंगे कि कितना परसेंट कंट्रीब्यूट किया है। अगर 12% से कम कंट्रीब्यूट किया है तब तो कोई कुछ नहीं, छोड़ दो उसको। बट अगर 12% से ऊपर कंट्रीब्यूट किया है तो 12 से जितना ऊपर कंट्रीब्यूट किया है ना, उस पर टैक्स लगाएंगे,
ठीक है। अब इस पीएफ पे, क्योंकि पीएफ अकाउंट में जाता है तो उस पर इंटरेस्ट की इनकम भी आती है, तो फिर से इनकम, आप किसी भी तरह की इनकम कमाओगे तो उस पर टैक्स तो लगेगा। तो पीएफ की जो इंटरेस्ट इनकम होती है ना, उस पर भी आपको पर एनम जो इंटरेस्ट आ रहा है उस पर 9.5% तक अगर इंटरेस्ट आ रहा है, पूरा पूरा एग्जेम्प्ट है। अगर इसके ऊपर कोई इंटरेस्ट आ रहा है तो उस पर टैक्स लगेगा। मतलब अगर 10% का इंटरेस्ट मिल रहा है तो टैक्स कितने पे लगेगा? 0.5% पे। अगर 12% का इंटरेस्ट लग रहा है तो टैक्स कितने पे लगेगा? 2.5% पे। आई होप आपको ये बात समझ में आ गई होगी। बाकी तो वही सेम हम प्रैक्टिकल क्वेश्चंस करेंगे तो आपको और डिटेल में समझ में आएगा। ठीक है, ये मैंने इसी को बस डिटेल फॉर्म में लिखा है, बट आप यहीं से पढ़ लेना। आई होप आपको ये पूरा लेक्चर समझ आया हो। हमने सारे परक्यूसिट्स बहुत डिटेल में डिस्कस किए हैं। अगर किसी पॉइंट में, किसी स्पेसिफिक पर्क में कोई प्रॉब्लम हुई हो तो कमेंट करके बताइएगा। अगर लेक्चर पसंद आया हो देन प्लीज़ गिव दिस वीडियो अ थम्स अप, सब्सक्राइब टू द चैनल एंड शेयर द वीडियो विद योर फ्रेंड्स।